हरियाणा में विधानसभा चुनाव का माहौल है और इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। वो है किसान का मुद्दा। आज इसी टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे इस वीडियो के अंदर और आपको दिखाएंगे कि किसान मोर्चा के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या सोचते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव प्रभारी वीरेंद्र यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। सर, चुनाव में किसान का जो मुद्दा है उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उस पर लेकर अपनी राजनीति कर रही है। आप किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं, आप क्या सोचते हैं? किसानों का क्या रुझान है, क्या सोच रही है फिलहाल इस चुनाव में? देखिए, 2014 से 24 तक ये 10 साल का केंद्र में मोदी जी और हरियाणा में भाजपा की सरकार का जो कार्यकाल रहा है, इसमें जितना काम किसानों के लिए इस सरकार में हुआ है कभी नहीं हुआ। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, किसानों की कभी सुध नहीं ली गई, कोई चीज़। अगर कृषि बजट की भी हम केंद्र में बात करें तो कृषि बजट था जो 25,000 करोड़ के आसपास केंद्रीय बजट था मोदी जी की सरकार के अंदर। आज जो बजट है, कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको, 1,52,000 करोड़ रुपए कृषि के लिए मोदी जी ने रखा है। दूसरा, किसान सम्मान निधि के रूप में मोदी जी 2-2 हज़ार की 6,000 रुपये किसानों को ये किस्त देते हैं। ये किसानों को बड़ी उपलब्धि है। यूरिया की बात करें हम तो डीएपी की बात करें, 10 साल के अंदर 4 से और 14 तक 400 रुपये डीएपी का रेट था, वो जो बढ़ के 1400 रुपये हो गया। 2014 से 24 तक वही 1400 रुपये का रेट है। एक पैसा मोदी जी ने नहीं बढ़ाया, ना यूरिया पे बढ़ाया ना डीएपी बढ़ा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर उसकी कीमत 4,000 के आसपास होगी है। जितना सारा पैसा है वो बीच का सब्सिडी के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, इस प्रकार की फसल बीमा योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना अगर कहीं भारत के अंदर है, किसानों के लिए मोदी जी लेकर है। उसका केवल 30% किसान को प्रीमियम देना है और 35 और 35 केंद्र और हरियाणा सरकार भुगतती है। ये कांग्रेस सरकार में कभी था नहीं। 137 करोड़ रुपए आबियाना का अभी हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए माफ़ किया। 133 करोड़ रुपए का जो फसल खराबा का था वो केंद्र सरकार ने दिया, और बरसात कम होने से 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से नायब सरकार ने दिया। किसानों के लिए जितना काम इस सरकार के अंदर हुआ वो कभी नहीं हुआ। हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती है। देश के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं है। मैं हरियाणा पे आने ही वाला था। आपने केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं किसानों को लेकर उसके बारे में बताया, और ये काबिल तारीफ़ है कि जो हमारी केंद्र की जो सरकार है वो किसानों के बारे में। लेकिन हरियाणा जिसे हरित हरियाणा कहा जाता है, किसानों से इसकी पहचान है। यहाँ पे खेतीबाड़ी को बहुत तवज्जो दिया जाता है और बहुत अनाज भी पैदा होता है। इतनी सारी उपलब्धियाँ आपने सरकार की गिनाई है, फिर भी जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं किसान का जो मुद्दा है उसे लेकर राजनीति कर रही है, इस चुनाव में उसे मुद्दा बना रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम आलोचना करना है, मुद्दे बनाना है, भ्रम फैलाना है। लेकिन मैंने अभी बताया, हुड्डा जी से कोई कांग्रेस सरकार थी, हुड्डा की कोई पूछे क्या किया? हम एमएसपी के रेट हर साल बढ़ा के दे रहे। उनके हुड्डा जी के राज के अंदर 1,300 रुपये में गेहूँ की खरीद होती थी। आज हम 2,250 रुपये गेहूँ की खरीद करते। बाजरा कोई पूछता नहीं। आज 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारा बाजरा, क्योंकि हमारा जो सारा दक्षिण हरियाणा है ना, इसमें बाजरे की खेती होती है। धान के अंदर हम सब्सिडी दे रहे हैं। अगर धान को कोई लगाता है किसान, अगर धान ना हो तो किसान को 7,000 रुपये हम दे रहे हैं। एमएसपी लगातार बढ़ गए। सरसों आज हमारी 5,500-5,600 रुपये बिक रही है। हुड्डा सरकार में तो कभी हुआ नहीं ऐसा। 2.5 रुपये के किसानों को चेक दिए। हमारी बहन बेटियाँ आती थी, 50 रुपये की केला लेकर आती थी, जाती तब विदाई करते 2.5 रुपये के चेक मिलते थे। आज हमने 500 रुपये नहीं। आज हमारी फसल खराब हो जाती है तो 1,500 रुपये खराबे के देते हम, 15,000 रुपये खराबे के देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही तो हुआ है किसानों का।
किसानों के लिए जो काम इस 10 साल में हुआ कभी 70 साल में नहीं हुआ। इतना काम भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए। अच्छा, ये तो बात किसानों की हो गई। दूसरा भी आपके पास एक जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, वो है बादशाहपुर की। बादशाहपुर के आप चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं। बादशाहपुर में क्या रुझान है, क्या माहौल है? भाजपा एक ऐसे चेहरे को, एक ऐसे नाम को, एक ऐसे नेता को उतारी है जिनका नाम ही अपने आप में काफ़ी माना जाता है, क्योंकि जनता जो कभी भी कोई भी समस्या लेकर जाती है तो पहले वो मंत्री नहीं थे और विधायक भी नहीं थे, फिर भी जनता उनके पास जाती थी। अभी फ़िलहाल क्या रुझान है, क्या जनता सोच रही है बादशाहपुर? देखिए, बादशाहपुर की जनता ने 2014 में माननीय राव नरवीर सिंह को अपना विधायक चुना और मंत्री बने। 2014 से 19 तक जो बादशाहपुर विधानसभा में काम हुए वो विकास की गंगा बही एक, और उसमें अंदर गुड़गांव के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा मंत्री जी ने काम किया। अब जब 1966 में हरियाणा आज़ाद हुआ था, जब 7 ज़िले थे, और उसके बाद जो ज़िले बने उन सब ज़िलों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा यूनिवर्सिटी बनी, गुड़गांव में नहीं बनी थी, जो सबसे पुराना ज़िला उस समय का था। राव नरवीर सिंह ने गुड़गांव के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, फरुखनगर के अंदर कॉलेज बनवाया, मानेसर में कॉलेज बनवाया, रिठोज में। ये बड़े मंत्री जी के शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धि रही है। हीरा होंडा चौक, राजीव चौक, सिग्नेचर टावर, इफ्को चौक, ये जो हाईवे के ऊपर लंबा जाम लगता था, 8-8, 10-10 घंटे लोग जाम में फंसे रहे, उसको यातायात को सुगम करने के लिए अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण कराया। पूरे हरियाणा के अंदर राव नरवीर सिंह की उपलब्धि बताता हूँ, 12 फुट के रोड थे जब राव नरवीर सिंह PWD मंत्री बने। पूरे हरियाणा के अंदर जो गाँवों की सड़कें थी वो भी 18 फुट की बनाई के और सफ़ेद 3-3 पट्टी लगा के राव नरवीर ने बनाई। 4 से 5 रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज जहाँ पे बनवाए। नेशनल हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, विश्व का सबसे महंगा और सबसे छोटा एक्सप्रेसवे, सबसे सुंदर एक्सप्रेसवे बना तो दिल्ली से, और ये SPR रोड पे। अब SPR रोड के ऊपर हम एलिवेटेड हाईवे से और वाटिका चौक एलिवेटेड बनाने जा रहे हैं उसको। इस प्रकार के काम हुए। फरुखनगर बाईपास को ले सकते हैं हम, फरुखनगर से वजीरपुर तक 4 लेन ले सकते हैं हम, गुड़गांव से रेवाड़ी नारनौल तक नेशनल हाईवे को ले सकते हैं हम। ये फहरिस्त काफ़ी लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत। मैं अगर पूरी विकास के उनके काम गिनवाऊं तो बहुत लंबी लिस्टें हैं, लेकिन मैंने आपके मोटी मोटी चीज़ें बताई है। अच्छा, आपको तो अब अंत में मेरा एक सवाल है जी, संक्षेप में आपसे उत्तर भी चाहूँगा कि बादशाहपुर का रुझान क्या है, और मंत्री जी आते हैं तो ये जो गुड़गांव है, बादशाहपुर है, क्या इसका कायाकल्प होगा? देखिए, निश्चित होगा, और जनता को विश्वास है अगर गुड़गांव का कोई कायाकल्प और दक्षिण हरियाणा का कर सकता है तो ये विकास पुरुष राव नरवीर ही कर सकता है, क्योंकि उनके जनता ने उनका काम देखकर जनता उनके काम पे विश्वास करती है। और प्रत्याशी बहुत से हैं। मैं जनता के आपके माध्यम से निवेदन, एक व्यक्ति खड़ा हो के बता दे। हमारा पीछे निर्दलीय विधायक था यहाँ से, राकेश जी, उनका स्वर्गस्थ से उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, खड़ा होकर एक विकास कार्य बता दे, अगर हमने 5 साल में ये काम किया। केवल वो अपना विकास करने में लगे। चुनाव से पहले उनकी एम्बुलेंस से चलती थी, फलानी चिट्ठी, बहुत फैसिलिटी, कहाँ गई वो? केवल जनता को जब तक वोट नहीं मिला तब तक गुमराह किया उन्होंने, और जैसे ही विधायक बना तो अपने पैसे कमाने में लग गए, अपना काम बढ़ाया, अपना बिजनेस। जनता का कोई शुरू कभी जनता के बीच में नहीं गए। और एक प्रत्याशी हमारा कांग्रेस से लड़ रहा है, मैं उस भाई से पूछना चाहता हूं, लोग कहते हैं युवा है, भैया युवा हमने कुश्ती नहीं लड़वानी, हमने गुड़गांव का विकास चाहिए, और विकास वो व्यक्ति कर सकता जिसको अनुभव हो। राव नरवीर का 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, 3 बार मंत्री बने हैं, और राव नरवीर तो अपनी सभा में कहता है अगर नया विधायक चुन के भेजोगे, जिस प्रकार पिछली दफ़ा आप लोगों ने चुना था वो कोई काम नहीं करा, नया जाएगा तो विधानसभा की सीढ़ियाँ ढूंढता फिरेगा, राव नरवीर जाएगा तो सीधा चीफ सेक्रेटरी खड़ा होकर उसको सलाम करेगा। इस प्रकार का नेतृत्व चाहिए हमें, मजबूत नेतृत्व चाहिए गुड़गांव के विकास के लिए, जो अड़के, जो मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के काम करा ले, उसकी कलम पकड़ के साइन करा ले, ऐसा नेतृत्व हमें गुड़गांव को। तो जैसा कि आपने सुना कि वीरेंद्र यादव जी ने कहा कि एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो कि सीढ़ियाँ ना ढूंढे बल्कि उसके कलम से
पहले दिन से ही उनका कलम चले और गुरगांव हो या फिर बादशाहपुर हो, उसका कायाकल्प हो सके।